बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान की टीम की जानिब से, आपको गुड मॉर्निंग फिर कहते हैं, 2 दफ़ा गुड मॉर्निंग और तीसरी दफ़ा हमारी टीम की जानिब से 3 दफ़ा गुड मॉर्निंग हो गया। अब तो गुड मॉर्निंग होनी ही चाहिए और वैसे भी हमें देखने के बाद तो गुड मॉर्निंग होनी ही चाहिए। सबकी मॉर्निंग गुड हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि आपको जब भी लोग देखें तो उनकी मॉर्निंग गुड हो जानी चाहिए। तो जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आज हम आगाज में ही आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं और अच्छी खबर ये है कि हमने आपको कल एक तस्वीर दिखाई थी और जिसने जवाब दिया उस तस्वीर का सही से वो हमारे लकी ड्रॉ में शामिल हो गया। मैं सच में सोच में डूब गई थी कि हमारा जो डिसाइड हुआ था ये वो क्यों नहीं कर रही, अच्छी खबर पे क्यों आ गए। तो अच्छी खबर है ना ये। तो दिखाते हैं जी कल हमने कौन सी तस्वीर दिखाई थी कि सेलिब्रिटी की, तो वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये है वो शख्सियत, ये है वो सेलिब्रिटी सैयदा तूबा। ये सैयदा तूबा जो है ये उनकी तस्वीर है और ये अब तो आजकल तो एक्टिंग भी कर रही हैं और बहुत ज्यादा मशहूर हैं, ड्रामों में आ रही हैं। अब आप ये नहीं कह सकती कि बचपन की तस्वीर देखकर लग रहा है कि ये बिल्कुल सैयदा तूबा। नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। और बचपन में भी क्यूट थी, अब भी क्यूट हैं माशाल्लाह। और ये आप लोगों ने मुश्किल से पहचाना, मैंने देखा कि कोई 1-2 लोगों ने जवाब दिया इसका, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिए थे। ये टफ कंपटीशन था वैसे और हमारी टीम को चाहिए वैसे कि हम लोगों ने बहुत ऑब्वियस तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी हैं। अब थोड़ा इस तरह का टफ दिया जाए, जरा चैलेंज लोगों को दिया जाए, लोग थोड़ा मेहनत करें, रिसर्च करें। तो आज की पिक्चर, आज की तस्वीर भी दिखाते हैं जी। और ये तस्वीर रही टीवी स्क्रीन पर, पहचाने कि ये शख्सियत कौन है। ये सिंगर है। राइट आंसर्स ओनली, कोई रॉन्ग जवाब ना दे प्लीज। मुझे लग रहा है ये सिंगर है। नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पर, उस पर आपने जवाब देना है अपना। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर जाकर इस तस्वीर के नीचे कमेंट करना है, हमारे यूट्यूब पेज को, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और शेयरबानो क्या है 3 दोस्तों से भी और अपने 3 फ्रेंड से भी आपने फॉलो करवाना है और हमारा प्रोग्राम जो है वो उनको दिखवाना है और यूट्यूब जो है ना वो सब्सक्राइब करवाना है। ये प्रोग्राम वाली बात तो मैंने अपने दिल की है और इस सेगमेंट को आप लाइट ना लिया करें, आप इनाम जीत सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी रॉयल की वॉशिंग मशीन जीत चुके हैं जो क्या करती है अजीम, तमाम दाग धो देती है, साफ कर देती है, एकदम व्हाइट वॉश, क्लीन वॉश। ये अजीम जो कपड़े पहन के आते हैं ये रॉयल की वॉशिंग मशीन में धो के लेके आते हैं। और मैं शहरबानो को भी बड़े अरसे से कह रहा हूँ पर ये नहीं मान रही है। मैं जीत ही नहीं पा रही, मैं जीत ही नहीं पा रही ना। मैं ट्राई करने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर मेरी टीम कहती है कि हमने आपको नहीं मशीन देनी मैम, हम आपको नहीं देंगे क्योंकि ये आप ही का सेगमेंट है तो हम आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है, चीटिंग आगे बढ़ते हैं, सही जवाब दें और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 4 साल कबल आज ही के रोज वन मैन शो कॉमेडियन जिनको दुनिया का कॉमेडी की दुनिया का शहंशाह भी कहा जाता था, अमानुल्लाह जो है वो वफात पा गए थे और 1977 में उन्होंने करियर का आगाज किया था और सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा नाम अपनी है। वफात तक शहरबानो मुसलसल वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते रहे हैं, अनथक मेहनत है। अपने 50 साल करियर में 2000 से ज्यादा ड्रामे उन्होंने किए। एक रिकॉर्ड है जी 860 रोज तक दिन रात मुसलसल थिएटर प्ले करने का मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। क्या बात, बहुत जबरदस्त कॉमेडियन और ऐसा सितारा जो हमसे जुदा हो गया, हम आज भी उनको याद रखे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि सेनेट से आपको खबर पहुंचाते हैं जहां 6 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद इस माह 49 सेनेटर्स रिटायर्ड हो रहे हैं। इन सेनेटर्स में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी शामिल हैं, कायदे ऐवान जो है इसहाक डार वो भी शामिल हैं, रजा रबानी भी शामिल है, मुशाहिद हुसैन सैयद शामिल हैं, आजम सवाती और मुश्ताक अहमद जैसे नुमाया नाम रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायर्ड होने वाले इन सेनेटर्स को मार्च 2018 में मुंतखब किया गया था और आपको ये भी हम साथ साथ बताते चलें कि इन सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के 12 हैं, मुस्लिम लीग नून के 11 हैं, पीटीआई के 8, जेयूआई फे और नेशनल पार्टी के 2 हैं, एमक्यूएम पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग फंक्शनल का 1 सेनेटर शामिल है। तो ये वो सेनेटर्स हैं जो अब रिटायर्ड होने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ सेनेट इंतखाबात का बिगल भी बच चुका है, तो अगली ग्राउंड भी सेट है, सदारती इंतखाबात करीब हैं, इसके अलावा सेनेट इलेक्शंस करीब हैं। तो इस हवाले से भी बात करते हैं। विफाक में अब हुकूमत साजी जो है वो तो हमने देखा है कि मुकम्मल हो चुकी है और अब काबीना की तश्कील का मरला आ गया है। तो इत्तेहादी जमातों के दरमियान इसी हवाले से अब सलाह मशवरे भी जारी हैं। पहले मरहले में 15 से 20 अरकान को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। कई अहम नाम हैं जो मंजर आम पर आ रहे हैं, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़,
एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इनसे मुतल्लिक कहा जा रहा है जी कि अहम वजारतें इन वज़रा को मिलने जाएंगी। और हैरानकुन तौर पर अगर हम बात करते हैं वजारत ख़जाना की, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल भी होने वाली है क्योंकि कई मईशत से मुतल्लिक चैलेंजेस दरपेश हैं, तो कहा यह जा रहा है जी कि इसहाक डार को देने के बजाय वजारत ख़जाना मारूफ बैंकर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, उनके हवाले किए जाने का जो है वो इम्कान है। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक का नाम भी आ रहा है। तो दूसरी जानिब बिल्कुल सदारती इलेक्शंस अपनी जगह पे उसका बिगल बच चुका है, 3 दिन बाकी हैं। पीपल्स पार्टी ने सियासी राब्ते तेज़ कर दिए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि जी नंबर्स हमारे पूरे हैं, 345 का नंबर है जो वो बता रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा अपनी जगह है क्योंकि वो शिद्दत अख्तियार किए हुए हैं। बिल्कुल मखसूस नशिस्तें जो है वो बांट दी गई हैं बाकी सियासी जमातों में। तो इसके लिए PTI, जमात उलमा इस्लाम, इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस तरह की जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो मुल्क गिर एहतजाज करने जा रहे हैं। और PTI ने तो इतवार को बिल्कुल बड़े एहतजाज की कॉल दी इस पर। शहरबानो, तो इसी तमाम तरह सूरत में बात करते हैं। मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं एक नाजिर साहब। नाजिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो वफाकी काबीना की बात कर लेते हैं, जो सारा मामला है, और जो मईशत की बात कर लेते हैं। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज जो अभी मीडिया में चल रहा है वो ये है कि वजारत ख़जाना की कुंजी किसके पास जाएगी, मुसद्दिक मलिक या जो मारूफ बैंकर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब? जी, अभी तक तो जो बज़ाहिर औरंगज़ेब साहब का ही लग रहा है कि वही आ रहे हैं। ठीक। और इस पर तबसरे ऑलरेडी शुरू हैं। और जो मईशत के जो बड़े नाम हैं, यानी जिन लोगों ने इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे, यानी वो पाकिस्तानी, उनमें से कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है जो थोड़ा इस पे खुश नहीं है। अच्छा। यानी उनका ये ख्याल है कि एक बैंकर का इकोनॉमी से ये तजुर्बा इस वक्त नहीं करना चाहिए। सही। और वो ऑफिशियल कोई इस तरह के हों, मिसाल के तौर पे मुर्तज़ा एक थे या बाकर साहब थे, उनका जो इन लोगों का तजुर्बा जो है वो IMF में काम करने का है। सही। ठीक। यूसुफ नज़र साहब हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के लोग हैं जिनसे बहरहाल ये तशवीश है हर किसी की, मुमकिन है कि वो लोग उनका इस हाकदार का नाम भी आ रहा था लेकिन अब नहीं है। ये नहीं, डार साहब तो ज़ाहिर नहीं है, डार साहब तो ज़ाहिर नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इकोनॉमी इज़ अ चैलेंज। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हमें देखनी चाहिए वो कल होने वाली जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जी, उसमें क्लियर कहा गया है उसका जो अलामिया है। इस तरह का जो अलामिया होता है ये कोई रूटीन की प्रेस रिलीज कोई क्लर्क बैठ के या कोई सेक्शन अफसर बैठ के टाइप नहीं करता। GHQ जैसे इदारे की जब कोई अलामिया आता है तो उसका एक एक लफ्ज़, उसका एक एक यानी तहरीर में एक फुल स्टॉप कहाँ डालना है, कॉमा कहाँ है, इस बात का क्या मतलब है, ये पूरे गौर होमवर्क के बाद रिलीज़ की जाती है जी। अच्छा, उस अलामिया, अगर आप उस अलामिया को देखें तो जो उसमें बातें बिल्कुल वाज़े तौर पर हैं। एक तो ये है कि उन्होंने मुबारकबाद दी है और सराहा है इलेक्शन जो हुए हैं जी जी। उसमें जो इन्वॉल्व पर्सनल थे, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, उन तमाम लोगों को उन्होंने काविशों को सराहा है। दूसरा, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि वोट काउंटिंग या उससे उनका कोई ताल्लुक है, वो सिर्फ सिक्योरिटी तक थे, जिन्होंने उसकी वजाहत की है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने वफाक और सूबाई हुकूमतों में पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार को रिकग्नाइज करके उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। ये तो हमने इक़्तिदार हो चुका है। नाजिर साहब, ये इतनी इंतहाई अहम खबर थी हमारे लिए भी कि हम लोगों ने इसको बाकायदा तौर पर अभी सेव करके रखा है कि प्रोग्राम में आगे चल के प्रॉपर अंदाज में अपने नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि आपने भी इसको खबर को शेयर किया यहाँ पे, बिल्कुल ये बड़ी अच्छा। इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है? जब आप इलेक्शंस के ऑफिशियल्स को की उसको सराहते हैं, जब आप अपने आप को भी क्लियर करते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि अब आप इस पर भी इत्मीनान का इजहार करते हैं कि पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार हो गया है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो ठीक हुए हैं, और इन इलेक्शंस में जो ऑफिशियल्स ने जिन्होंने ड्यूटी की है वो ठीक की है। और ये कि ये हुकूमतें इन्हें कोई माने या ना माने, जायज़ कहे ना जायज़ कहे, उनके नज़दीक ये हुकूमतें यही हैं। ये है पहला। अच्छा, आगे जाके जो उन्होंने बात की है, जो वो ये कहते हैं कि हम यानी स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हम जो ये गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के साथ हम काम करेंगे, और हर इलीगल एक्टिविटी सही काइंडली हर इलीगल ये स्पेक्ट, अब देखें ना ये बात कहाँ जा रही है, जो इतवार को होने जा रहा है वो इलीगल एक्टिविटी, हर इलीगल एक्टिविटी में हम अपनी पूरी ताकत के साथ हुकूमत के साथ देंगे। सही है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मिसालें दी हैं, मिसाल के तौर पे बिजली चोरी, मिसाल के तौर पे स्मगलिंग, मिसाल के तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह। तो ये स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी ये वाहिद चीज नहीं है, बल्कि हर इलीगल एक्टिविटी में हुकूमत के साथ खड़े हैं। ठीक हो गया।
आगे जाके वो ये कहते हैं 9 मई का जब तस्करा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 9 मई जो है ये अब 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनके बारे में पहले भी GHQ एलामिया जारी करता रहा है। इस दफा जो उन्होंने 9 मई का जिक्र किया है उसकी जो पहली सतर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के रिजॉल्व, उनके अज़म को सामने रखते हुए हम ये बता रहे हैं कि 9 मई के सहूलतकारों, जिम्मेदारों बिल्कुल को माफ नहीं किया अंजाम जाएगा। तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये तमाम चीजें जब आप मिला के पढ़ते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि एक नया अनअनाउंस्ड 1 पेज सामने आया। उसका ज़हूर हो चुका है। अच्छा, ये है बेसिकली पार्टनरशिप। ठीक। अच्छा, अभी तक जो 1 साल से ज्यादा जो केयर टेकर्स चले हैं, यूं समझिए कि ये स्टेट जो है ये एक इंजन या एक विंग पे ये जहाज उड़ रहा था। अब जो इलेक्शन के बाद मुंतखब पार्लियामेंट और मुंतखब हुकूमत आ गई, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है। अब ये दोनों 2 विंग्स आ गए हैं, 2 इंजन आ गए। सही है। अब ये 2 इंजन के साथ ये पार्टनरशिप आगे बढ़ने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाज़ेह पैगाम हो गया कि ये एक, यानी आप यूं कहिए टीम वर्क है। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी नाजिर कि साहब, शहबाज ये शरीफ टीम वर्क और ये पार्टनरशिप टाइम बाउंड है, इसका कोई टाइम फ्रेम है? क्योंकि दुनिया में सियासत किसी हमारी भी हमेशा एक partnership- दायरे में घूमती है। आप देखिए, पार्टनरशिप जो है वो कॉर्पोरेट पार्टनरशिप हो, पॉलिटिकल पार्टनरशिप हो, इस तरह की पार्टनरशिप्स हो, ऑब्वियसली इनका एक वक्त होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे की कारकर्दगी से कितना मुतमईन हैं, वो एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं, उसके लिए वक्त चाहिए कि वो ज़ाहिर है टाइम। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका जो काम करने का तजुर्बा है वो मौजूदा ही लोग जो बैठे हैं उन्हीं के साथ है ना। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि वो आगे इनको निस्बतन आसानी। एक तो ये, दूसरा ये है जी फेक न्यूज़ और झूठी खबरों के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो अभी तक एक इंजन वाली इंतजामिया कर रही थी, अब दूसरा इंजन आगे साथ लग गया। ग्लोबल कम्युनिटी में जब एक अनइलेक्टेड लोग जब कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहां पे एक ये तासुर जाता है कि ये डीप स्टेट है, ये अनइलेक्टेड लोग हैं। अच्छा, अब या तो आप बादशाहत हो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप आमरीत हो तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि कहते जमहूरियत है पार्लिमानी निज़ाम में, तो फिर वो दबाव आ जाते हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। तो वो वाला फोर्स उस तरह से नहीं आ सका। अब चूंकि ये दूसरा इंजन आ गया है, जैसा मैंने गुजारिश की है, तो अब जो कार्रवाई होगी, अभी वजारत खजाना की हम बात करें अगर, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट अभी आने वाले जो होने जा रहा है, जो भी आने वाले दिनों में IMF का बेल आउट पैकेज चाहिए होगा मजीद, उन दिनों में वजारत खजाना पे सबकी नज़र होगी। तो अभी जो नाम सामने आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि नून लीग में नवाज शरीफ की जो सोच है या उनके जो डिसीजंस हैं वो प्रिवेल नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ के डिसीजंस आ रहे हैं और उनके डिसीजंस कहीं और से आ रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि नवाज शरीफ के बारे में शायद ये गलत परसेप्शन है कि वो कोई डिक्टेटर टाइप फैसला करते हैं या उनका फैसला, उनका अपनी पार्टी में किसी भी और पार्टी की तरह उनका फैसला हरफे आखिर तो होता है, लेकिन वो वीटो भी कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की बात नहीं सुनते। सही। मैं गवाह हूं उस बात का कि आप भी गवाह हैं। यानी जब तहरीक अदम एतमाद आई है बानी PTI के खिलाफ, सही, उसके बाद उनके और मरियम नवाज के यानी जलसों में क्या रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है कि वो मुस्तकिल कह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें इलेक्शन, लेकिन उनकी पार्टी चूंकि नहीं मान रही थी तो उन्हें मानना पड़ा। अब ये उस तरह के लीडर तो नहीं है, वो माजी का अल्ताफ हुसैन तो नहीं है ना कि उसने बात नहीं मानी अपनी पार्टी में, अगले दिन उसकी नाज साहब, एक्स पर पाबंदी लगी हुई है बहुत दिनों से जी, ये कोई हल नहीं है। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई इसका, ये ऐप्स पर पाबंदी लगानी, ये कोई इसका हल नहीं है। ये फेक न्यूज़ इज़ अ रियल प्रॉब्लम। अभी PTI की एक साबिक MNA ने मरियम नवाज पर इंतहाई भयानक इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऑडियो कॉल आई है कि वो एक कारकुन है ज़िले शाह, उसके कत्ल का हुक्म दिया है, हुक्म ये दिया कि उसकी लाश के ऊपर से गाड़ी 3-4 दफ़ा गुजारो। अब ये मुझे आप बताएं कि ये बातें, ये लेजिस्लेचर फॉर्मर MNA इतना संगीन इल्जाम लगा रही है। अब या तो तुम साबित करो कि वो कहां है ऑडियो, वरना इस तरह की गुफ्तगू की इजाजत कहां होती है। तो ये फेक न्यूज़ वो सोशल मीडिया हो या वो रेगुलर मीडिया हो, अभी शरीफ खानदान का सबसे बड़ा इम्तहान, मेरी अपील है उनसे ये कि जितने भी झूठ के नेटवर्क, उनके खिलाफ जितना झूठा प्रोपेगेंडा यहाँ पे हुआ है, वो उन तमाम चैनल्स को अदालत में लेके जाएं और हरजाना वसूल करें जैसे बाकी दुनिया में होता है। जैसे ये आपने कहा कि MNA ने कहा है, तो उनके अब ये MNA ने, साबिक MNA है, वो ये इल्जाम लगा रही है। आपको इसका यानी आप फर्ज कीजिए किसी शख्स का जो दुनिया से चला गया है, उसका कोई प्यारे होंगे ना,
उसके कोई अहले खाना होंगे तो नाजिर साहब, उनमें पैमरा से ने- कोई जज्बाती सुनकर ये तय उसको ये पता चल जाए कि ये तो मरियम नवाज ने किया है और वो खुद को हमलावर बनने को तैयार हो जाए कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो अब बताइए कि ये जो लोग हैं जो इस तरह के संगीन इल्जाम सर, लगाते हैं, पैमरा ने बकायदा कानून साजी अब कर दी हुई है, अब तो इस हवाले से बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे मामला तब वहां पे भी नोटिफाई होते हैं। आप ये बताएं कि ये कवानीन पहले से भी मौजूद है, अमल नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अमल नहीं हो रहा। कवानीन मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर झूठ जो फैलाने के कवानीन भी मौजूद हैं, यहाँ जो रेगुलर झूठ फैलाने के कवानीन मौजूद है, अमल नहीं हो रहा। मरियम नवाज हमें साहिबा- उम्मीद करनी चाहिए, मैं आपसे संजीदगी से कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो पार्टनरशिप वजूद में आई है ये फेक न्यूज पर काबू पाने में कामयाब हो जाए। ठीक है, अगर ये नहीं, ये भी कामयाब नाजिर नहीं साहब, फेक न्यूज बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा बहुत। चैलेंज है। सदीक खान मेयर लंदन है, उसकी बिल्कुल। फेक न्यूज चला रहे हैं कि ये जो गजा के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये इस्लामी इंतहा पसंदों को सदीक खान फेक ऑडियो बना के उसकी चला दी है कि वो बात कर रहा है नाजिर किसी साहब, इंतहा इसका पसंद। सोल्यूशन पाकिस्तान में क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट करके निकाला जाएगा? किसी चीज को रेगुलेट करना हमारे इख्तियार में नहीं है, मां सिवाय इस एक चीज के कि हम कानून की सरबुलंदी यानी रूल ऑफ लॉ को कायम कर दें, और वो कोई इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपने इल्जाम लगाया, सही, आप इसको साबित करें। बिल्कुल, आपके पास सबूत है, एविडेंस पेश करें। मेरा सवाल ये है कि एक्स को बंद कर दिया गया है, कोई उसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि कब बहाल होगी, कब इसको सही किया जाएगा। अवाम की राब्ता वेबसाइट कहा जाता है उसको, अवाम उससे, अब देखिए अगर कोई मुतनाज़ चीज़ें वहाँ पर हैं तो वो ब्लॉक करवानी चाहिए, बजाय ये कि आप पूरे ऐप पे ही पाबंदी मैं लगाएं। आपसे गुजारिश यही कर रहा हूँ कि बजाय ऐप को बंद करें, कानून रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करें ना। एग्जैक्टली। अगर आप रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश नहीं कर रहे तो आप एक ऐप बंद करेंगे दूसरा आ जाएगा। आप टिकटॉक का क्या करेंगे मिसाल के तौर पे, वो चाइनीज है, कैसे बंद करेंगे? अब वो यही बात आने लगी कि लोग इतना डर चुके हैं कि रात अमेरिका ने बंद कर दिया था इंटरनेशनली जी नहीं, रात में पूरी वो दुनिया ऑफिशियल्स में पर पाबंदी है, वो नहीं कर सकते। बाकी रात में पूरी दुनिया में वो आपने देखा कि इंडिया में फेसबुक पाबंदी। इंस्टाग्राम डाउन था, तो लोगों को लगा कि पाकिस्तान में फेसबुक और इंस्टाग्राम भी खत्म हो गया, इतना जी हाँ। खौफ लोगों को और पाया जा इसमें रहा है। देखें, मैं आपसे ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और मैं इसमें आपसे गुजारिश करूं कि वो शहबाज शरीफ साहब हों या वो मरीम नवाज साहिबा हों या बिलावल जरदारी, वो तो यूथ की आवाज है। ये जितनी इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि वन पेज है, पार्टनरशिप है, लेकिन ये जो फैसले हैं इस तरह के, ये लोगों की नजर में यही कर रहे हैं, ऐसा ही है। यही कर रहे हैं। ये फैसले इनके नहीं भी हैं तो इनके खाते में जा रहे हैं। तो इसका जवाब सिर्फ एक है, अगेन रूल ऑफ लॉ। ये छुप छुपा के खुफिया कार्रवाइयां करनी, बिल्कुल। ऐप पे वो पाबंदी लगा दी, उसको बिल्कुल। डिस्टर्ब, ये नहीं हो आपको सकता। लगता है इस सिस्टम में रूल ऑफ लॉ होगा, चलेगा? स्टैब्लिश करना पड़ेगा। देखिए बाकी भी जो सोसाइटीज जहां पे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड है, वहां वो हमेशा तो ऐसी नहीं थी, कहीं ना कहीं से सफर शुरू होता है। बिल्कुल। इस बात पर बहस बाद में होती रहेगी कि कानून ठीक है नहीं है, कानून को बदलना चाहिए नहीं, ये बहसें जिंदा मुतहर्रिक माशरों का मुस्तकिल हिस्सा होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हाँ, इम्प्लीमेंट रूल उसी का होना चाहिए। नाजिर साहब, जाते जाते वक्त कम है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस हवाले से भी अपना तज्जिया दे दें कि वो नशिस्तें बाकी जमातों में बांट दी गई, ये एक फेयर तरीक़ाकार है, आइन और कानून भी यही कहता है, और दूसरा ये कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को क्या फ़ायदा हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में देखिए जी, शामिल बात यह है कि वहाँ तो जो है ना जज्बात का गलबा है, और जिस अंधे जज्बात के साथ दीवार को उन्होंने टक्कर मारी है, उसके बाद वो क्या तवक्को कर रहे थे? भाई साहब, अवाम का दूसरी बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चूंकि लिस्ट ही कोई जमा नहीं कराई, अपनी कोई नाम ही नहीं दिए, सही, तो अब किस चीज का शिकवा है? ये आपने उनके साथ इत्तेहाद में जाने से पहले सोचना था। लेकिन आज साहब, अवाम ने तो उनको वोट दिए थे, अब आगे से वो जब सीट्स बांट दी गई हैं तो ये अवाम के मैंडेट के लिए तो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, इसके लिए अगर बात यह है ना कि या तो लेजिस्लेशन कानून साथ या रूल्स चेंज कर दें। इलेक्शन कमीशन ने तो रूल को देखना है ना, उनके पास लिस्ट ही नहीं है, वो किसी की स्क्रूटनी नहीं हो सकी, तो अब वो क्या करें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरह का मसला फ्यूचर में अगर पैदा हो जाए तो इसके लिए मुनासिब कानून साजी हो जानी चाहिए। मुनासिब कानून साजी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मईशत की। तो ये अल्फाज सुनते हुए अजीम 76 बरस बीत गए हैं कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही है, मगर कौम आज तक समझ ही नहीं पाई कि ये नाजुक दौर कब खत्म होगा और कब पाकिस्तानी अवाम दुनिया के दीगर ममालिक की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी। आज भी मुल्क की मईशत की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत ही है। हम गैर मुल्की कर्जों से किस तरह जान छुड़वा सकते हैं? मार्च में IMF का मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है और इसके बाद एक नए प्रोग्राम की तरफ जाना है। नए प्रोग्राम के लिए IMF से
हमें शराइत उनकी माननी पड़ेंगी और उनकी शराइत के सिलसिले अभी से शुरू हो उनके गए, फरमान आना शुरू हो गए बिल्कुल। शहरबानों। उन्होंने कह दिया है जी कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, इसके अलावा जो तनख्वाहदार खुराक, और अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी में उन्होंने कहा है कि मुतादिद इस तरह की जितनी भी अशियाँ हैं उनमें 18 यानी 18% GST टैक्स नाफिज किया जाएगा। सेल्स टैक्स पर छूट खत्म, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। और कितना टैक्स लगेगा अजीम? हुकूमत ने तो IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए भारत की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और IMF के इन सख्त और गैर मकबूल फैसलों का असर अब जाहिर होगा क्योंकि पैसे चाहिए और ये असर अवाम पर ही पड़ेगा। एक तरफ IMF की शराइत है, दूसरी तरफ आने वाली हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के बुलंदोबाग और दावे। जब तक हम दूसरों की शराइत पूरी करते रहेंगे आवाम को रिलीफ देना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं बल्कि बड़ा ही मुश्किल है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूदा माहिर मईशत हैं जनाब खाकान नजीब साहब। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, नई हुकूमत के लिए मईशत की बहाली अब एक बड़ा चैलेंज है। IMF मुआहिदे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। IMF की नई शराइत पर अमल दरामद हुकूमत के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज होगा? राना साहब, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कितना सोबरिंग मोमेंट है कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान को 24वें IMF प्रोग्राम में अपनी 76 साला हिस्ट्री में चले जाना चाहिए। जरा सोचिए कि एक ICU का डॉक्टर है और आपने 76 इयर्स अपनी जिंदगी के गुजारे हों। आप बिल्कुल आम फहम जबान में लोगों को समझ लेना चाहिए कि खड़े कहाँ हैं। और 76 साला एक जिंदगी में अगर मेरे वालिद हों और वो 24 दफा ICU में गए हों तो आप कुछ तो कहेंगे ना कि यार आपके वालिद क्या डाइट नहीं ठीक लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, क्या करते हैं वो, क्या उनकी आदत बुरी हैं, कोई तो चीज उनकी गलत होगी कि 24 दफा ICU में हुआ है। इसको आसान समझने का तरीका यही है कि कोई भी इंसान 24 दफा तो ICU में नहीं जाता। हम 24वीं दफा अपनी मईशत को ICU में लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा सोबरिंग मोमेंट है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क, इतनी बड़ी माइंस एंड मिनरल्स की पोजीशन, इतना बड़ा एग्रीकल्चर, दुनिया का एक बहुत बड़ा जिसे आप कहते हैं वाटर का निज़ाम, डैम्स, एक इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन, और हम ICU की डॉक्टर के पास फिर जा रहे हैं जो कि ऐसी अद्वियात देगा तो जो हमें ICU में से 76 बरस से जब ये सारी सूरत हाल है, गलती कहाँ पर है सर? हमारी क़यादत ना अहल है, अवाम इनफ प्रेशर नहीं डालते हुकूमत पे कि राइट मेजर्स लिए जाएं, ये मसला किधर है सर? देखिए, मसले ये सारे ही एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो ये है कि कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं। आज भी हम यही कह रहे हैं कि कोई फॉरेन कंसल्टेंट्स आ जाएंगे, आज भी हम यही कह रहे हैं कि कोई IMF का प्रोग्राम आ जाएगा। यार, वेयर इज योर ओन प्रोग्राम? वेयर इज योर ओन फिस्कल प्रोग्राम? फिस्कल इसलिए कि अभी टैक्स की आपने बात की, आप बताइए ना कि आप क्या रियल एस्टेट से टैक्स लेना चाहते हैं? आप इन्फोर्स करके अपनी टैक्स की कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं? जहाँ पे टैक्स गैप्स हैं 50-50% के हैं। खाकान साहब, ये जो तमाम अशिया पर IMF की जानिब से कहा गया है कि 18% GST लागू होगी, तो इससे महंगाई में कितना इजाफा होगा? आम आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी आगे ICU वाली, मैं ये कहना चाह रही थी कि उसकी वजह से आवाम ICU में पहुंची हुई है। देखिए ना, ये तो जाना ही नहीं चाहिए इस तरफ। प्रोसेस्ड फूड्स, फर्टिलाइजर, FED शुगर पे नहीं है, GST पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं है, बहुत सी चीजें मैं IMF से आर्ग्यू किया करता था जब मैं गवर्नमेंट में काम करता था कि हमें नहीं करनी चाहिए। आज 25% इन्फ्लेशन पिछले साल है, आज 25% इन्फ्लेशन इस साल है, तो क्या IMF आपको ये कहेगा कि GST लगाकर कीमतें बढ़ा लें? अगर कह रहा है तो अपनी टीम तैयार कीजिए उन 8 PhDs के सामने बिठाने के लिए और उनको कहिए कि नहीं, मैं जैसे गुजारिश कर रहा था कि मैं रियल एस्टेट, पाकिस्तान की इन्फोर्समेंट मेजर्स लेकर, पाकिस्तान के वो पॉलिसी मेजर्स लेकर जो अंडर टैक्स एरियाज और जिसमें टैक्स एफिशिएंसी कम है उनमें जाकर ये गैप पूरा कर दूंगा। अगर आप ये नहीं करेंगे और 9% ऑफ GDP पे ही रहेंगे, टैक्स टू GDP जो FPR का है पिछले एक दिहाई से चल रहा है। खाकान नजीब साहब, जितने ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी इस हवाले से मुसलसल बात करते रहे, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के मुख्तलिफ अखबारात में वो अपने ओपिनियंस लिखते रहते हैं। इस बार हुकूमत जो अब आ रही है इक़्तिदार में, उनके आपको जो मेजर्स लग रहे हैं वो कितने संजीदा लग रहे हैं? अभी वज़ीर ख़जाना की जब हम बात करते हैं, इसहाक़ इस बार उम्मीदवार नहीं है, मुसद्दिक मलिक का नाम है और दूसरे एक बैंकर है हमारे साथ, उनका नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब। तो ये कितना राइट डिसीजन होगा?
पब्लिक फाइनेंस में जो आप करना चाहते हैं वो तो आप सामने रखेंगे। पहले तो पूरे टैक्स के मेजर्स हैं, फिर एक एक्सपेंडिचर के मेजर्स हैं। अब बहुत सी सोच ये है कि कुछ एक्सपेंडिचर के मेजर्स ऑस्टेरिटी प्रोग्राम्स के थ्रू काट दिए जाएं। मैं फिर कहता हूँ, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल टेक्निकल एरिया। लोग लाइए जो आपको बता सकें कि प्रोफेशनली एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पाकिस्तान की कैसे करनी है। एक ये सोच होती है कि जैसे कोई खर्चे काटने हैं, भाई खर्चे नहीं काटने, पाकिस्तान के बढ़ते हुए खर्चों की जो शरह है उसको कम करना है। इसको ही नहीं लोग समझ पाते और मैं तो आमदनी भी हैरान बढ़ानी होता हूं कि जी। और दूसरी सूरत यह है कि पाकिस्तान की आमदन जो कि 9400 अरब अगर इस साल हो भी जाती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ऐड कर लें तो इस काबिल नहीं है फेडरल की आमदन कि वो अपने डेट और मार्कअप की पेमेंट कर सके। उसके लिए भी 1000 अरब बोरो करेंगे। पहले इतना बड़ा रेड अलार्म तो दीजिए। आई थिंक ये जो बिजनेस एज यूजुअल की थ्योरी है पाकिस्तान में इस वक्त, ये चलेगी नहीं। पाकिस्तान उस दहाने पे खड़ा हुआ है जहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि इनको टर्न अराउंड की सर्जरी लोकल डॉक्टर्स को करनी पड़ेगी। काका नजीब अगर साहब, आप हमारे पास उसी- कोई इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है इस वक्त दुनिया में, कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल राइज हो जिसको मिमिक कर लिया जाए? और मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी हाकान साहब, हम हमसाया ममालिक की एक शादी चल रही है और हर तरफ उस शादी के चर्चे हैं। और वो उनकी जो वाइफ हैं अंबानी की, रात को मैंने एक मीम देखी, उसमें उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा महंगा था, $1 मिलियन का वो नेकलेस था। और उस पर लिखा हुआ था कि कुछ नहीं, बस पाकिस्तान की जीडीपी इन्होंने गले में डाली हुई है। देखिए, अब जो आपने इंडिया का ही जिक्र किया तो उसी को देख लें। अब डॉक्टर सिंह को इंडिया हमने बहुत कैसे दफा इतना बहाल सुना, हो गया है? जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत दफा सुना, कॉन्फ्रेंसेस पे भी देखा। देखिए, वो एक टावरिंग पर्सनालिटी थे 1990 की दिहाई में। उनकी जो स्पीच है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं भी कई दफा पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने एक इसका ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट एम डॉक्यूमेंट के नाम से आया। इसी तरह ली कुआन यू ने सिंगापुर में किया, महातीर ने मलेशिया में किया। इसी तरह एक टीम जनरल पाक ने पुट टुगेदर की, उनका प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छा काम करता था। ये सारी मिसालें तो है ना। डेन चाओपिंग ने चाइना में किया। इससे बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये वो टावरिंग पर्सनालिटीज थी जिन्होंने होम ग्रोन प्लान लिखा। इनमें से जितना आपको मैंने जिक्र किया ना, इसमें से किसी मल्टीलैटरल का जिक्र इन ममालिक में नहीं है। इनके अपने वो जिसे कहेंगे होम ग्रोन अपनी थिंकिंग थी जिसने इस मुल्क को निकाला। पाकिस्तान की थिंकिंग आउटसोर्स्ड है। मुझे ये बहुत दुख से, मैं हमेशा ये गुफ्तगू करता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा इस पे जिसका मतलब था ट्रूली अनलकी। आई थिंक इस सेंस में पाकिस्तान ट्रूली अनलकी हो गया है। जो टेक्नोक्रेसी की इनपुट है वो टोटली मिसिंग है और आज भी हम फॉरेन कंसल्टेंट्स ढूंढ रहे हैं, कानजीब IMF साहब, का वैसे प्रोग्राम ढूंढ रहे एट हैं। द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन और एक सवाल करने की मैं जिसारत करना चाहता हूँ, और वो यही है कि क्या आपको लगता है कि अब तक की तारीख में हमारे जितने भी हुक्मरान आए इक़्तिदार में, क्या वो नाअहल हैं, या फिर इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजिकली इस पोजीशन में है या इस पॉइंट पर है ख़ित्ते की कि वहाँ पर ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी के कोई फैसले नहीं किए जा सकते? देखिए, एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रेशर और अहमियत तो पाकिस्तान की है। इससे फ़ायदा भी हुआ जब ये खत्ते में हमें बहुत रकूम भी मिली, हमारे कर्जे भी रीशेड्यूल हुए। पर मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ, इसका जवाब बड़ा आसान है। जब जनरल मुशर्रफ मरहूम छोड़ के गए पाकिस्तान की पावर, तो जो पावर सेक्टर था उसका जो सर्कुलर डेट था वो 100 अरब का था। ये आपने मेरी बात बहुत गौर से सुननी सही, है, सही। आपको जवाब मिल जाएगा। सही। जब पीपीपी की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 500 अरब का था। ये बात मुझे इसलिए याद है कि जैसे पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो हमने इस डेट को 480 अरब रुपया क्लियर किया। पर जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 1100 अरब था। जब पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 2300 अरब था। और जब पीडीएम ने छोड़ा तो 2500 अरब था। अभी भी जो केयर टेकर्स गुजरे इतना ही रहा और अब भी तकरीबन 2500 से 2700 अरब के दरमियान है। So the power sector has been bleeding despite कि हर एक ने कोशिश करके देखी, सही। नए प्लांट्स भी लगाए। अब इसका इलाज 2 लफ्जों में है। जी। आप जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर की, मुल्क पे ये सही। प्रेशर टूटेगा नहीं। ठीक है, तंजीमें नौ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमारे मईशत जनाब नजीब साहब, और बता रहे थे कि हमें मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कौन से इक़दाम की सख्त ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। मुझे मुल्क भर में आए रोज़ सोशल मीडिया की बंदिश से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता रात फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विस दुनिया भर में कुछ देर के लिए डाउन रही और फिर उसे बहाल कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में 18 रोज़ गुजर जाने के बावजूद
17 फरवरी से बंद एक्स साबिका ट्विटर सर्विसेज अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट सार्फिन को एक्स पर लॉगिन के लिए VPN जैसे जराए का सहारा लेना पड़ रहा है। तो एक्स की बंदिश का ये मामला अदालतों तक जा पहुंचा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से PTA और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी किए गए, जबकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने भी एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं कि बज़ाहिर लग रहा है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है। तो एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। उधर एक्स सर्विस की बंदिश के खिलाफ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट में करारदाद भी जमा करवाई है। तो ये सब हालात किस तरफ इशारा दे रहे हैं, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं सदफ खान साहिबा। बहुत शुक्रिया सदफ, आपने हमें वक्त दिया। ये हमने देखा कि रात को जो बंदिश हुई, ये तो पूरी दुनिया में ये सारा मामला हुआ और उसके बाद कुछ ही देर में बहाल होगी। इसकी क्या वजह थी? और ये जो एक्स में बंदिश है, ये किन वजूहात पर ये सब बंद किया जाता है और इसकी बंदिश से कितना नुकसान पहुंचता है? क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को अवामी राय में शामिल किया जाता है। बिल्कुल, जो फेसबुक की और इंस्टाग्राम की बंदिश थी, कल वो बंदिश तो नहीं थी, इट वाज अ टेक्निकल एरर। फेसबुक की और मेटा की जानिब से एक बयान फौरन ही जारी कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक अनस्पेसिफाइड टेक्निकल एरर बताया था और अपोलोजाइज किया था अपने सार्फिन को कि उस टेक्निकल एरर की वजह से लोग लॉग आउट हो गए और कुछ अरसे के लिए ये सर्विसेज, मेटा की तमाम सर्विसेज वो एक्सेसिबल नहीं थी। लेकिन जो एक्स का मामला है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जितनी खामोशी है और जो लैक ऑफ रिकग्निशन है कि ये मसला मौजूद है, एक्स ऑफलाइन है, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट मौजूद नहीं है। उसको भी लगता ये है कि वो पास ऑफ यही करने की कोशिश करें कि ये भी शायद कोई टेक्निकल एरर है, वरना अमूमन जो और ज़ाहिर ऐसा नहीं है, ये जानबूझ के एक्स पाकिस्तान में सार्फिन के लिए बंद किया गया है। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी, इतने सारे दिन गुजर जाने के बावजूद PTA की जानिब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, किसी की भी जानिब से कोई भी ऑफिशियल वजह सामने नहीं आई है। और ये बंदिश के साथ साथ ये वजह का सामने ना आना, ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर क़वानीन मौजूद हैं, अगरचे उनके अंदर गुंजाइश मौजूद है कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट टेक डाउन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे दिन के लिए बगैर वजह बताए ऑफलाइन अच्छा, तो बहुत लोग जो है ना ये वाली वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने के लिए VPN का इस्तेमाल करते हैं। तो VPN जो है इस्तेमाल करना वो सेफ है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा VPN इस्तेमाल करते हैं। कुछ VPN ज़ाहिर है वो आपकी डेटा माइनिंग भी करेंगे, और टेक्निकली पाकिस्तान के लॉ के अंदर VPN इस्तेमाल करना भी अलाउड नहीं है। तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी आपकी कोई वो हो जाए, कोई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन जहाँ तक डेटा प्राइवेसी की बात है, ज़ाहिर जब आप VPN इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पेड सर्विस नहीं है, आपने कोई गलत VPN डाउनलोड कर लिया, तो जाहिर है इस बात का खतरा जरूर रहता है कि वो आपकी डेटा माइनिंग कर लेंगे। सदफ, ये बताइएगा कि जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ना हो जहां पर अवाम जाकर इजहार राय करते हैं, खुलेआम बात कर सकते हैं, तो उसे जमहूरी अमल को कितना नुकसान पहुंचता है? मुल्क की जमहूरियत पर कितना बड़ा सवाल है? देखिए, जमहूरियत और जो भी सियासी कारकर्दगी है वो अवाम के शऊर से बड़ी क्लोजली लिंक्ड है। जब तक अवाम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे, जब तक अवाम ये सियासी जो फैसले हैं अपने, या वोटिंग के फैसले या सपोर्ट करने के फैसले, उनके लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन नहीं जमा कर सकेंगे, जब तक आपका जमहूरी अमल वीक रहेगा। दूसरी बात ये कि जब आप इंफॉर्मेशन, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं, सेंसरशिप करते हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, वैसे इस हवाले से भी एक सवाल मेरे ज़हन में, लेकिन मैं चाहता हूँ करंट सिचुएशन को भी हम थोड़ा डिस्कस करें। जैसे अभी आपने बोला कि मेटा की जानिब से एक वजाहत नो डाउट आ चुकी थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जो शट डाउन हुआ, तो ये कहिएगा कि ये कहा जा रहा है कि इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है मार्क ज़करबर्ग को, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ज़ाहिर नुकसान तो पहुंचा होगा, बट आई एम श्योर मार्क ज़करबर्ग कैन अफोर्ड इट। जब जो मेटा है और जो इंस्टाग्राम है, वो उस पर यूजर्स आएंगे, यूजर्स अपना डेटा देंगे, ये सारी ही इनकी जो कमाई है। इस दौरान एक रूमर भी सर्कुलेट कर रहा था कि आप बार बार लॉग इन करने की कोशिश ना करें, वरना आपका पर्सनल डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और ये कहा जा रहा था कि ये हैक हो गया सिस्टम सारा।
हाँ नहीं, ये सारी रूमर्स हैं क्योंकि जाहिर है एक जो प्लेटफॉर्म है, अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू आया है तो आप बार बार, ज़्यादातर लोग, हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने पासवर्ड्स ऑलरेडी सेव किए होते हैं। फेसबुक ऐसा एक भी है। ऐसी ऐप है जो हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस को उसके थ्रू लॉग इन किया अटैच Connect होता किया किया है। हुआ, होता है, तो एग्जैक्टली। डेटा आपने जितना देना था ना, लार्जली आपने दिया हुआ है। बहुत अनलाइकली है कि मेटा जैसा प्लेटफॉर्म हैक हो जाए। हो सकता है, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन कल वाले आउटेज के अंदर अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं अच्छा, है। हमने देखा एलॉन मस्क बड़ा एंजॉय कर रहे थे, मीम्स हाँ जी। लोगों ने बनाई है, उनके प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें एक्स जो है वो किक कर रहा है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। तो ये कितना सख्त कंपटीशन है। और बताया एक दो हमने ये भी देखा था मीम्स में कि चूंकि वो हमसाया ममालिक में शादी खाने गए हुए हैं मार्क जकरबर्ग, तो कहा कि शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, खाना ज़्यादा एलन खा मस्क भी लिया। वैसे आए हैं वहाँ पे शादी। अच्छा, तो खाना ज़्यादा खा लिया तो इसलिए ये सिस्टम बैठ गया। सही बात है। हमारी मीम गेम आई थिंक रीजन में सबसे हाई है, तो मुझे भी बड़ा मजा आया सारे कल मीम्स देख के। अंबानी वेडिंग बड़ी महंगी पड़ी है मार्क जकरबर्ग को वाकई। यही बात की जा रही थी, बिल्कुल। और लेकिन वो मज़े की बात यह है कि जब लोग परेशान हो गए क्योंकि इतना खौफ ये एक्स की वजह से, और वो जो कहा गया एक सेनेटर की जानिब से कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दें, तो कल ऐसा लगा एकदम कि पाकिस्तान में ये तमाम प्लेटफॉर्म बंद हो बंद कर गए दिए हैं। गए। और जब मैंने अपना अकाउंट देखा तो वो लॉक्ड आउट था और मैं इतनी परेशान हुई, मैंने कहा मेरा किसी ने हैक कर लिया है। उसके बाद जब मैं व्हाट्सएप पे गई तो पता चला कि ये मामला पूरी दुनिया में वैसे चल वो रहा जो है। सेनेटर का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने करारदाद ये वापस ले ली फिर। चले, दैट्स ग्रेट, ये बहुत लेकिन ये अच्छी बिल्कुल बात ही है। एक ओपिनियन शुक्र थी लोगों में। है। शुक्र है कि वो वापस ले ली, क्योंकि जब सेनेटर्स की जानिब से ऐसी बातें सामने आएंगी तो सारे खौफ और हरास फैलता है लोगों में। और अब Exactly. तो सारी ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी आपकी डिजिटल इकोनॉमी इनसे जुड़ी हुई है। न सिर्फ ये कि आपके लोकली लोग इसको रिटेल के लिए ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ग्लोबली जो हमारी आईटी की फ्रीलांसर्स मार्केट है, बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान ऐसे हैं जो कंटेंट प्रोडक्शन की सहूलियात फराहम करते हैं, डिजिटल जी। मार्केटिंग की सहूलियात फराहम करते हैं। और ऐसे में किसी भी एक प्लेटफॉर्म का उस पैकेज से हट जाना, एक्स ऑलरेडी हटा हुआ है, और अगर ये वाकई सच होता कि ये पाकिस्तान में हटाया गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, इसका बहुत डायरेक्ट धचका जो आपकी लोकल फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है, जो हाँ आईटी जी। एक्सपोर्ट्स की इकोनॉमी है, उस पर लाजमी तौर पर लगता। अच्छा, ये भी बड़ी सैड बात है कि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स कहीं से मौजूद नहीं है। वी नो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मौजूद है क्योंकि यंग लोग आपके कंट्रीब्यूट करते नजर आते हैं, बहुत सारी Exactly. पर्सनल स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोलेटेड डेटा, कलेक्टिव डेटा, ऑथेंटिकेटेड, जिसके अंदर हम सोर्स कर सकें कि इतने डॉलर्स का, इतने मिलियन डॉलर्स का इतने कानून है या लोगों का इतने सारे रोजगार लोग जुड़ा हुआ मुतासर है हो रहे सदफ इससे, हैं, वो अगर हुकूमत अगर भी ऐसी नहीं। चीजें बंद कर दी जाएं तो खुदा न खास्ता तो कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तानी अवाम को। बिल्कुल। हम हमसाए मुल्क से हमेशा अपनी कंपटीशन करते रहते हैं, और उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर आईटी हाँ एक्सपोर्ट्स जी। है। और आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए आपकी आईटी इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री को रिलायबल होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी कंट्री ही अनरिलायबल होगी, जब आपकी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आपके सेनेटर्स की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात सामने आए कि जिससे बाहर जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए आपके इन्वेस्टर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो बिलीव ना कर सकें कि इस मुल्क में बैठा हुआ जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो आईटी एक्सपर्ट है, कंटेंट प्रोड्यूसर है, वो मुझे जी। टाइम पे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स अपना काम डिलीवर करके दे बिल्कुल, सकेगा। तो बहुत क्यों शुक्रिया, आपने सही बात सदफ की। खान, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट, आप सुनो पाकिस्तान के साथ मौजूद थी और अपनी राय दे रही थी। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारे यहाँ आजकल एक अजीब रिवाज जन्म ले रहा है कि बच्चा जो ही बोलना शुरू करता है वालिदैन इसे स्कूल में दाखिल करवा देते हैं और करवाने की फ़िक्र में रहते हैं। आमतौर पर बच्चे की अगर उम्र को देखा जाए तो तकरीबन 5 से 7 साल की उम्र तक इसको स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। इससे पहले का वक्त जो है बच्चा अपने घर में अपने वालिदैन से सीखता है और घर में जो ट्यूशन होती है, जो होम ट्यूशन होती है, वो बेहतर होती है। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर बात कर लेते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि बच्चे को 5 से 7 साल में करवाया जाए, लेकिन हम जो आजकल ट्रेंड देख रहे हैं स्कूलिंग में, 4 साल का बच्चा अगर आप स्कूल लेके जाते हैं तो वो उसको एडमिशन नहीं देते। और वो कहते हैं कि शहरबानों के अगर बहुत यंग एज में, यानी कि 5 साल से नीचे उम्र के बच्चे को स्कूल में अगर दाखिल करवा दे तो उस पर साइकोलॉजिकली क्या असरात हो सकते हैं, ये हमारा मुद्दा है। इस टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ। इमरान यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे हैं आप? बहुत थैंक यू। इमरान यूसुफ साहब, यही सवाल है बुनियादी तौर पे कि राइट एज क्या है बच्चे की स्कूल जाने की?
देखिए राइट एज बच्चे की सबसे पहले माहौल है। अगर ये बात बिल्कुल बहस हो सकती है कि बच्चे को 5 साल से पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए, किसी सिस्टम में नहीं दाखिल करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि उसकी घर में तरबियत हो रही है, क्योंकि उसको घर में कोई टाइम दे रहा है, टेंशन दे रहा है, और उसको लम्स टच जो है वो दे रहा है, उसको प्यार दे रहा है, उसको तवज्जो दे रहा है, उसको अच्छी बात सिखा रहा है। लेकिन अगर घर में ये सब नहीं हो रहा और घर में कोई नहीं है ये काम करने वाला, और घर में आपने मासियाँ छोड़ रखी हैं, उनके हवाले कर रखा है, तो इससे तो फिर डेफिनेटली बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए वो स्कूल जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल ये हो रहा है, हम इशू बात करें कि साइकोलॉजी की, तो बात करें तो मुझे क्यों नहीं आ रहा ये लफ्ज़, पता नहीं तो बात करें तो होता ये है कि आप बच्चे के ऊपर बुरा असर होता है, 5 से 7 साल के बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि अगर आप उसको स्कूल वक्त से पहले भेज देते हैं। अब आजकल के स्कूल हमारे बच्चों को ले ही नहीं रहे, वो कहते हैं 3 साल का बच्चा लेके आए, प्री नर्सरी में उसको करेंगे। अगर आप 4 साल का बच्चा लेके जाते हैं तो वो कहते हैं बच्चा तो हम इस बच्चे को नहीं लेंगे, ये बच्चा तो बाकी बच्चों से बड़ा है, तो अब हम इसको बड़ी क्लास में भी नहीं करेंगे और हम इसको प्ले ग्रुप में भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आप आंसर दें उससे पहले एक अनाउंसमेंट हम ये कर दें कि जो फ़ोन नंबर है हमारा वो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और आप डॉक्टर साहब से भी बात करके डायरेक्ट अगर आप फेस कर रहे हैं ऐसा कोई इशू तो आप मशवरा ले सकते हैं। सर देखिए हम दुनिया का जदीद तरीन सेंटर पाकिस्तान में चला रहे हैं जिसमें 1 साल के बच्चे से हम असेसमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने बच्चे की असेसमेंट करते हैं तो ये फ़ैसला बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, ये तो जुल्म अजीम है, मुझे नहीं पता ये लानत कराची पहुंची से लाहौर पहुंची या नहीं पहुंची, वहाँ पे तो कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो जिनकी रजिस्ट्रेशन माँ के पेट के हिसाब से होती है। एग्जैक्टली तो अब आप अभी ये भी है ना, तो अब आप ये बताइए कि ये अंधेर नहीं है। आपको मालूम है कि क्या होगा, आपको मालूम है कि वो बच्चा किस लेवल का होगा, आपको मालूम है कि उसकी जहनी सलाहियत क्या होगी। बताइए हम जिस जगह भाग रहे हैं ना, अच्छा ये जो जितनी जल्दी आप ये बच्चों को भेज रहे हैं, ये लानत 20 साल पहले आई है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए कि वो 20 साल वाले लोगों ने दुनिया में क्या इनकलाब अजीम अता फरमाया है, जिनको आप कह रहे थे कि हम राइट अवे इनको वहां भेज देंगे और ये बन जाएंगे। उन्होंने क्या किया है अभी तक? उन्होंने कैसी कोई मिसाली किरदार अदा किया है? ये एक भेड़ चाल है। और मैं आपको बताऊं, बच्चे को इस बात से कोई ताल्लुक है कि स्कूल कौन सा है? ये माँ बाप का स्टेटस है। जुल्म ये है कि ये माँ बाप का स्टेटस, उन्हें बताना है मुझे फलाना फलाना, मेरा आपका बच्चा उसमें जाता है। तो जैसे आपके हाथ में महंगा मोबाइल फोन है, ऐसा बच्चे का स्कूल आपके लिए ये बातें आपस में की जाती हैं कि जब कंसीव करना है तभी जाके आपने दिखवाना है जी हमारा बच्चा 4 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा। ये कितना बिजनेस, प्योर बिजनेस। हाँ, एहसास कम तरीके के शिकार लोग हैं ये, 3 अंदर से साल के खाली बच्चे को लोग करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? सॉरी, 3 साल की उम्र में बच्चे को सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक 3 साल के बच्चे को जो है वो हो सकता है पॉटी ट्रेन भी ना हो, बिल्कुल नहीं होता, ऐसे ही बिल्कुल नहीं होता। तो आप अंदाजा करें कि आप उसको वहाँ पे पेम्पर चेंज कराने के लिए भेजते पैसे लेके। और दूसरी बात बताइए कि क्या दुनिया का कोई मुखलिस शख्स पैसे लेके आपके बच्चे की तरबियत कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। जिस चीज में डॉक्टर साहब मेरी तो ये ओपिनियन है, पैसा इन्वॉल्व हो जाए वैसे तो वो काम आप दिल से करते ही नहीं है। और बच्चे के साइकोलॉजिकल इशू क्या होते हैं? बच्चा शैटर हो जाता है, बच्चे की शख्सियत जो है वो मुतासिर हो जाती है, बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, मुझे इस एनवायरनमेंट के अंदर क्यों डाला जा रहा है। हमारे पास तो बच्चे आते हैं ना कि वालिदैन बच्चों को स्कूल में फेंकते हैं, फिर ज़ाहिर है बच्चा वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता, वो उसके बाद उसकी कंप्लेन आती है, फिर माँ बाप डिनाइल में जाते हैं कि जब हमने पैसे दिए हैं, जब आप क्यों नहीं रख रहे, ये आपका प्रॉब्लम है। जब 2-3 स्कूलों से निकाला जाता है फिर समझ में आता है कि जी बच्चे को लर्निंग चैलेंजेस हो सकते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज। और अगर किसी बच्चे को फोबिया हो जाता है स्कूल जाने का, अगर वक्त से पहले आप उसको भेज देते हैं, खौफ है, उसकी डर बैठ गया उसके दिमाग में, कितना खतरनाक है उस बच्चे के लिए फिर दोबारा से। डेफिनेटली इसी तरह जिसको आप चाहते हैं कि आप उसको आपसे ज़बरदस्ती अलग कर दिया जाए, उसको बगैर समझाए, उसको बगैर एक्सपोज किए, यानी बच्चों का अगर आपको वाकई अपने बच्चों को है ना स्कूल तैयार करने से पहले ना भेजें। अगर आपके पास माशाल्लाह इतने ही पैसे हैं कि आप इतनी जल्दी स्कूल भेज रहे हैं तो घर में क्लासरूम बनाएं, गुड्डे गुड़ियों की क्लास लगाएं, बच्चों को समझाएं कि स्कूल में क्या होगा। स्कूल देखें, किसी भी इन्वायरमेंट, आपको पता है बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल के रोता क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ और थी, अचानक इन्वायरमेंट कुछ और हो गया। यार हम भी बड़े हो गए, हमें किसी अजनबी इन्वायरमेंट में अचानक भेज दिया जाए तो हमें भी एंजाइटी हो जाती है ना। तो आप उस इन्वायरमेंट को घर में बड़े आराम से डेकोर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हम ये भी देखते हैं कि यहाँ तो माँ बाप दोनों ही काम करते हैं, पेरेंट्स बिजी बहुत हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो तब भी उनकी थॉट प्रोसेस ये है कि किसी प्ले ग्रुप टाइप स्कूल में, प्री नर्सरी स्कूल में दाखिल करा दें ताकि वहाँ ट्रेनिंग हो जाए। या फिर दूसरी जानिब दूसरी एक्सट्रीम है कि जिन पेरेंट्स को बिल्कुल खुद तालीम याफ्ता नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी तालीम हासिल कर ले। तो ये 2 सिचुएशंस है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इनमें कैसे मैनेज किया जा सकता है? अगर आप आज
बीज जमीन में डालें और ख्वाहिश तो किसान की बहुत होती होगी कि बस कल इसमें से फसल निकल आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कुदरत की एक साइकिल है, उस पर एक वक्त लगता है। दूसरी तरफ ये कि अगर माँ बाप दोनों के पास वक्त ही नहीं था तो उसको लाने की दुनिया में जरूरत क्या थी? सर सोसाइटल प्रेशर भी है कि सर फुप्पी के कहने पे औलाद पैदा करेंगे, हाँ जी। ऐसे ही है, मोहल्ले वालों के कहने पे पैदा करेंगे कि ये 2 साल हो गए तो आप यही कुछ रहा है डॉक्टर साहब का, आपको ही पता है कितना सोसाइटी प्रेशर, पेरेंट्स पूछना शुरू कर देते हैं किसी को बच्चों को। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। टाइम निकालना पड़ेगा, हाँ, है ना। आपको तरजीहात देनी पड़ेंगी कि हम जिस्मानी तौर पे सहनी तौर के ऊपर कब अवेलेबल होंगे उस बच्चे के लिए जिसको हमें निकाह के इख्तियार के बाद हम लेके आए दुनिया में। अपनी खुद से मर्जी नहीं से आया लेके आए, वो, अपनी आसमान मर्जी से से नहीं लेके आए। टपका है, हम लाए हैं, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब जो मेन बात है वो ये है कि सवाल ये है कि अब फर्स्ट डे हमने उसको स्कूल भेजना है, तो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो हमें उसे करवानी चाहिए कि वो इजी होकर स्कूल जाए, उसको ये ना लगे कि ये मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया, मैं जो स्कूल का माहौल है वो घर में पहले क्रिएट कर दे। वो कैसे वो कर सकते क्लास 2-4 छोटी छोटी टेबलें खरीद लें, ठीक है। इसी तरह बच्चों को बिठाएं, इसी तरह गुड्डे गुड़ियों को बिठाएं, इसी तरह टीचर बन के, अब पहले खेलते थे टीचर बन के दिखाओ, हाँ जी, अरे बिल्कुल लिखते बचपन में थे खेलते थे। बचपन में। वो एक ऐसा था कि जिसको फिर लगता है कि ये मेरे लिए सिमिलर एनवायरनमेंट है, कि मैं इस सिमिलर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जा रहा हूँ। और इस तरह के जितने महंगे स्कूल हैं वो शुरू के अंदर जो उसके केयर गिवर्स हैं उनको बिठाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो तमाशी भेज देते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, ये जाती सवाल है और ये मैं अक्सर आज तो मेरे साथ कोइंसिडेंस ही हो गया, टॉपिक ये आ गया और आप जैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है माशाल्लाह आपके पास। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई बड़ी शख्सियात को जब हम पढ़ते हैं, कोई वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को जब हम देखते हैं तो वो तो बड़ी यंग एज में पता नहीं कौन कौन सा लिटरेचर पढ़ गए, और यहाँ पर फिर हम कई दफ़ा देखते हैं कि हम लोग जब ग्रेजुएट भी हो रहे हैं तो उस तरह की हम एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए। एक तो निज़ाम तालीम है, लेकिन दूसरा जब आप ये कह रहे हैं कि बच्चा इतनी कम एज में इतनी सलाहियत ही नहीं रखता कि वो इतनी चीज़ें ऑब्जॉर्व कर सके, तो फिर दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास कैसे अवेलेबल है जो इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव कर जाता है? देखिए मेरे ख्याल में पहले 5 साल में 7 साल में कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैं 5वीं में आया, तो उस टाइम के ऊपर मैं नसीम हिजाजी और रईस अमरोही पढ़ चुका था। 5th क्लास में 5th क्लास में मैं उनको पढ़ चुका था। अभी मेरे घर में 6000 किताबें, मैं 2 PhDs कर चुका हूँ। तो अब ये है कि आपको बोझ कब सिखाना है, यानी आप ये किताबों का बोझ, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर, मैंने भी कोई 2000 प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर एक स्कूल के बच्चे को और उसके बस्ते को तराजू पे रखवाया था। कितना वजनी है बैग, ये आप सोचे ना, ये तो गधे की तरह लाजना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको तैयार करें और उसके बाद उसका एक्सपोजर दें। यानी आप ये बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं जितनी जल्दी चला जाएगा, इसका मतलब है उसको तैयार करें और तैयार करने के बाद फिर उसको किताबों के जरिए आप एक्सपोज करते चले जाएं, लीडर्स बनते हैं। 3 साल के बच्चे को, प्री नर्सरी के बच्चे को, मेरी अपनी बच्ची स्कूल जाती है, उसको बुक्स दी हुई है और प्रॉपर सारी बुक्स हैं उसकी, जुल्म अजीम है। अब उस बच्चे को क्या समझ आएगी? मैं बता रहा हूँ आपको, उसको बहुत सारी वो चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो उसकी अभी डेवलप नहीं हुई, उसकी लॉजिक अभी डेवलप नहीं हुई है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ पे पहाड़े जन्म लेते हैं, ये 12 साल की उम्र में तो बनता है। आप उसको मल्टीप्लिकेशन क्यों सिखा रहे हैं, आप उसको डिवीजन क्यों सिखा रहे हैं, आप उसको सिर्फ जमा सिखाएं, जमा प्लस 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 सिखाएं। ये आप चीजें जो डॉक्टर साहब वैसे आपने इतना ट्रैवल किया है, आप कोई एग्जांपल अभी दे सकते हैं कि कोई ऐसा मुल्क जिसका निज़ाम तालीम आपको फैसिनेट जिसने किया हो कि यार ये राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये होना चाहिए? फिनलैंड एंड जापान। सर बताएं ना क्या होता है वहाँ पे 7 साल तक तो क्लासरूम ही नहीं होती, 7 साल तक नो क्लासरूम, नो किताब, 5वीं क्लास तक नो असेसमेंट, नो एग्जाम, गुड, ओके, नो एग्जाम। वहाँ पे जापान के अंदर पहले 5 साल बच्चों को जब जाना शुरू करते हैं 5 से 7 साल तक, वो स्कूल में सिर्फ क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, ट्रैफिक की चीज़ें सीखते हैं, काम करते हैं, नो किताब। यहाँ पे तो हम प्ले ग्रुप के बच्चों का इम्तिहान करके उनके सामने उनको स्टार्ट में ही डिसाइड कर देते हैं कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, ये थर्ड, और तुम सब कुछ भी नहीं। बेटा जिस गुलामी के निज़ाम को हम फॉलो कर रहे हैं, आप यकीन माने उन आकाओं ने वो छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी। मैं तो 15 साल का था जब पाकिस्तान से चला गया। सर वक्त बड़ा कम है, कोई ऐसी 5 ऐसी पॉइंट्स बता दें जो बच्चों को करने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए स्कूल भेजने से पहले? माँ बाप को सबसे पहले ये बात तय कर लेनी चाहिए कि दुनिया और आखिरत में हिसाब उनका होगा जब तक ये बालिग नहीं होंगे। दूसरी चीज़, माँ बाप जो है मुझे प्रोबेबली पसंद ना करते हो, हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है और हर बाप की दुआ अर्श पे नहीं जाती। क्वालिफाइड माँ और क्वालिफाइड बाप के लिए ये टाइटल होता है। माँ बाप के हुकूक शुरू ही नहीं होते जब तक उनके फ़राइज़ पूरे ना हो, तो इसलिए भूल जाए। तीसरी चीज़, ये बच्चे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे, प्ले स्टॉप
नहीं चलेंगे। अगर माँ बाप तशद्दुद की तरफ ज़रा सा भी जाते हैं तो तैयार रहिए कि एक दिन ये कमज़ोर शख्स पर हाथ उठाएगा या उठाएगी और इसकी शख्सियत मजरू होगी। स्कूल में फेंकने, स्कूल मैकेनिक शॉप नहीं है कि जिस तरह आप गाड़ी फेंकते हैं और जाके कहते हैं इतने पैसे दिए सही हो जाए, नहीं करेंगे। आपकी तरबियत आपके ज़िम्मे है, लाजिम है, दुनिया और आखिरत का कानून आपको इसका मुकल्लफ करता है। उस बच्चे को समझाना नहीं समझेगा, लेक्चर नहीं समझेगा, बच्चे को समझना पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। आप 40, 45, 25, 30 साल के हैं, वो अभी 3 साल का है, वो आपके लेवल पे नहीं आ सकता, आपको उसके लेवल पे आना होगा। अगर आप इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है तो आप यकीन माने उसको जो है उसकी शख्सियत को मजरू कर देंगे। जबरदस्त, बड़ी बहुत खूबसूरत बात की पैगाम डॉक्टर दिया। साहब, बहुत खूबसूरत बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त बड़ा कम था लेकिन दिल चाह रहा है कि इस पर बात और हो तो फिर जरूर किसी और दिन जब आप मौजूद हो अपना वक्त निकालिएगा, नशेस्त लगाएंगे जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत बात की कि समझें, बच्चों को समझाने की कोशिश ना करें। तो इसी अहम पैगाम पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, इंसानी जिस्म को अपना काम करने और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन खून में सुर्ख जरासूमें होते हैं जो ऑक्सीजन को जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने का सबब बनते हैं। तो अगर बच्चे के जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो उसे अनीमिया कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस्म के खोलियों को सही मिकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से बच्चे का रंग पीला हो जाता है और वो अपने आप को कमज़ोर, थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता तो है। इस सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। जनरल मैनेजर सेल्स मिलैक फूड मोहम्मद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मोहम्मद सुल्तान साहब। बताइएगा कि मिलैक फूड कब से है और ये क्या काम करती है बच्चे की नशोनुमा के लिए। बहुत शुक्रिया जी शो पे बुलाने का। मिलैक फूड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कोई पिछले 50 सालों से कंपनी जो है पाकिस्तान में काम कर रही है। ये एक डेयरी बेस्ड कंपनी है। जो भी हम अशिया बनाते हैं, जो भी कंज्यूमर्स के लिए हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो दूध से बनती हैं। तो हमारे जो बेस प्रोडक्ट है वो दूध है, सिंस इट्स अ डेयरी बेस्ड कंपनी। हम लोग मेजरली 5 कैटेगरीज के अंदर काम करते हैं, जिसमें मेजर शेयर जो है वो पाउडर कैटेगरी है, जिसमें पाउडर का दूध, पाउडर के दूध की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई 4 किस्म के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट कंज्यूमर नीड्स, जिसके अंदर सबसे पहले मिलाक हमारा जो फ्लैगशिप ब्रांड है। उसके अलावा हमारे पास कुमैल है जो फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। एक हमारे पास टी वाइटनर के नाम से टी वाइटनर है, टी मिलाक के नाम से। और फिर एक स्किम मिल्क है जो कि विदाउट एनी फैट और लेस देन 0.5% फैट जिसके अंदर होती है। उसके अलावा जो हम लोग अगर अपनी कंपनी के बारे में बात करें तो मिलाक फूड जो एक दूसरी कैटेगरी जो मेजर कैटेगरी वो कंडेंस मिल्क की है। तो वी आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ कंडेंस मिल्क इन द कंट्री। जो कुमैल आपने भी सुना होगा उसका नाम, बचपन में आपने बहुत खाया होगा, यकीनन हमने भी बहुत खाया है और आज भी उसका टेस्ट वैसा ही है जैसे हमने बचपन में खाया था। उसके अलावा बटर एक से बनती है प्रोडक्ट, वो भी मिलाक बनाता है और वो इस वक्त इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा वी हैव सम रीजनल प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट इन कराची, मेजरली इन साउथ। तो ये मिलाक फूड्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। बेहतरीन इंट्रोडक्शन मिलैक फूड का। मोहम्मद सुल्तान साहब, ये कहिएगा कि बच्चों को बढ़ती उम्र में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? इस हवाले से भी यकीनन रिसर्च है आपकी, और आपकी प्रोडक्ट्स में ऐसी कौन से ग़ज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो उनको बेहतर परवरिश और नशोनुमा में किरदार अदा करते हैं? बच्चों की अगर बात करें तो एक मैं बताता चलूँ कि यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से एक सर्वे हुआ था थोड़े अर्से पहले। उसमें निकल के आया था जो बढ़ती हुई उम्र के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कमी है वो आयरन की है, जो एनीमिया है उनके अंदर, और एनीमिया होता ही आयरन डिफिशिएंसी की वजह से। तो ये एक कोई तशवीशनाक स्टैटिस्टिक्स है जिसने हमें भी मजबूर किया सोचने के लिए कि एक ऐसी चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा फैली हुई है मुल्क के अंदर और जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, आयरन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना ये इसके अंदर कुछ हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करके अपने सार्फिन, अपने बच्चों को कोई ऐसी प्रोडक्ट दें जिनसे उनकी ये आयरन डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो सके या कमी आ सके। ख़त्म तो शायद बहुत टॉल क्लेम होगा, बट या कमी आ सके। तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा अपना हाथ जो है इसके अंदर इस कार खैर में डाला। हमने जो है रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च की है ग्रो के नाम से। ये प्रोडक्ट जो है ये इट्स रिच इन आयरन।
इट्स रिच इन विटामिन ए, डी, कैल्शियम एंड प्रोटीन, जो कि एक बढ़ते हुए बच्चे जो स्कूल गोइंग किड्स अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये न्यूट्रिशन जो है उनको ग़िज़ा से तो मिलते हैं बट उस मकदार में नहीं मिलते जो उनकी बॉडी को जिनकी उसकी नीड होती है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है बच्चों के अंदर। तो ये प्रोडक्ट ऐसा जो हमने डेवलप किया है वो इसी चीज़ को देखते हुए डेवलप किया है कि रोज़मर्रा के अंदर इस्तेमाल के अंदर ये बच्चों की जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो उसको पूरा करें। ठीक है, ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे। अच्छा सुल्तान साहब, आपको ये ख्याल कैसे आया कि इतनी सस्ती डेयरी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को शुरू किया जाए और इस प्रोडक्ट से बच्चों और उनके घर वालों पर क्या मस्बत असरात मुरतब होंगे? तो बीमारी या कोई कमी जैसे एनीमिया और ये आयरन डेफिशिएंसी तो है ही है बच्चों के अंदर। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो जो एक मेजर इस वक्त लोगों को प्रॉब्लम, या एक हम देखते हैं कि मेजर प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर वो इफलास का, पॉवर्टी जिसको हम कहते हैं। बहुत से लोग जो है इस वक्त पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। तो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो है वो मुहैया करना का ख्याल हमें आया कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो कि दोनों चीज़ों को जो है वो केटर करे। एक तो ये आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करे और दूसरा तो इतनी अफोर्डेबल हम उसको बनाएं ताकि जो आम आवाम है हमारी, जो कि मुतवस्सित तबका जिसे हमें कहते हैं, वो या उसके नीचे लोग, उनकी दस्तरस में ये प्रोडक्ट हो। तो काफ़ी हमने रिसर्च की इस प्रोडक्ट के बारे में, काफ़ी हमने डेवलपमेंट की। हमारी टीम जो कि जिन्होंने, मैं मतलब ये कहने में मुझे कोई जो है वो नहीं है मुश्किल के, उन्होंने वाकई दिन रात काम किया इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। और उसके बाद एक प्रोडक्ट डेवलप की जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और वो इन दोनों चीज़ों को केटर करती है। एक तो ये कि अफोर्डेबल प्राइस है और दूसरा रिच इन न्यूट्रिशंस एंड आयरन। जी सुल्तान साहब, ये भी बताइए कि मिलेक फूड्स दूसरी डेयरी कंपनियों से कैसे मुनफरिद है? बात करते हैं प्रोडक्ट्स की और कंपेटिटर्स की, देखें 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं वन वे और दी अदर विद कंपेटिटर। अगर हम देखें या प्रोडक्ट बेहतर कंपेटिटर से हो, या उसकी कीमत अच्छी हो, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी हमारी टॉप नॉच क्वालिटी है। वी मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। हमारी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो हम खुद इस्तेमाल ना करते हो। क्वालिटी की अगर हम बात करें, जो एक मेजर हमारा जो प्रॉब्लम है या एक सोसाइटी का इशू जो इस वक्त हम देखते हैं वो पॉवर्टी का है। हम जो हमारी जो जीत है, ये जो हमारी यूएसपी कह लें उसको, वो ये कि वी हैव एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट। नॉट ओनली ये जो नया ग्रो का प्रोडक्ट हमारा ये अफोर्डेबल है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं। जिस कैटेगरी में भी आप देखें, देसी घी जैसे हमारा वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। बटर जो है वो हमारी कंपेटिटर से बहुत अच्छी प्राइस में है हमारे पास। मतलब जो कंपेटिटर एक चीज़ 100 रुपये की बेचता है वो हम 80 रुपये की बेचते हैं। और क्यों ना बेचें, अगर हम बेच सकते हैं, अगर हम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके अपने ही आवाम को कोई फ़ायदा दे सकते हैं, वो क्यों ना दें। हम पाकिस्तानी कंपनी है, हम जो है यहाँ पे ही प्रोडक्शन करते हैं हम, और यू नो वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी ब्रांड। तो हमने केटर भी पाकिस्तान को ही करना, ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम को ही करना। तो एक जो मेजर अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो वो जो है वो प्राइस है। ठीक है सुल्तान साहब, आखिर में अपने कंज्यूमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी अवेलेबल हैं, कंज्यूमर एटलीस्ट उनको एक दफ़ा ट्राई करें, और वो डेफिनेटली क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से किसी भी जो है अच्छे प्रोडक्ट से कम नहीं है। एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो ही कंज्यूमर या लोगों को पता चलेगा कि हम क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुल्तान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मिलेक फूड से मुतल्लिक जो तमाम डिटेल्स हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई हैं। ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी जीना दो अलग बातें हैं। हमने अक्सर लोग ऐसे देखे हैं जो ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो ज़िंदगी को वाकई खुदा की नेमत समझते हैं। ज़िंदगी को जीते हैं, ना सिर्फ इसके लिए हर पल को ख़ास बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी जीने के मशवरे देते हैं, हौसला देते हैं। हमारी आज की मेहमान भी कुछ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील में ना तो किसी बीमारी को आड़े आने दिया और ना बुढ़ापे को। 70 साल की उम्र में दुनिया घूमने और अपने हर ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया। अब तक 16 ममालिक की सैर कर चुकी हैं। स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग और बैलूनिंग और जिप लाइनिंग समेत तमाम ख्वाब पूरा कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है कराची से ताल्लुक़ रखने वाली निगहत आलम साहिबा। जी बिल्कुल, और इन्हें एडवेंचर दादी या सुपर दादी जैसे नाम से भी जाना जाता है। वैसे मैं तो इन्हें सुपर ग्रैनी कहूँगा। तो सुपर ग्रैनी, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये कहिएगा जी कि 40 साल की उम्र में कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त देना, फिर 70 साल की उम्र में एडवेंचर से भरपूर शौक पूरे करना, तो बचपन से बहादुर थी आप या फिर जिंदगी ने ये सब कुछ सिखाया आपको? नहीं, एक तो ये कि मैं अहमदाबाद से बेस्ड करती हूँ, कराची से उन्होंने मेरा वैसे इंटरव्यू लिया था। तो अच्छा। आप पता है अहमदाबाद तो आपको पता और भी बैकवर्ड इलाका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुझे मैं बहादुर थी और मुझे ये चीजें करने का शौक था, बचपन से मेरा ये था। ठीक है। अच्छा निगहत साहिबा, अभी तक कितने ममालिक की सैर कर चुकी हैं आप, और कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आए? तकरीबन 16 कंट्रीज मैंने की है, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा बाकू और सिंगापुर लगा है। ठीक है। तो निगहत साहिबा, कैसे ये आई, ये हिम्मत कैसे आई, ये एडवेंचर कैसे करने का दिल किया? क्योंकि शौक तो बेशक हो, लेकिन फिर जब औलाद भी साथ होती है या और रिश्तेदार, वो भी बड़ा आपको डराते हैं कि ध्यान से अपनी उम्र देखें और ये सारा कुछ, तो कैसे किया आपने? नहीं, मैंने बस ये के सोच के कि अल्लाह ने एक जिंदगी दी है और वो एक बार ही इंसान को मिलती है, तो अगर आपको वो है शौक है तो फिर उसको पूरा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे शौक में मुझे फिर हिम्मत दी है और मैंने ये कर दिया। अच्छा, आपके बारे में ये बताया गया है कि आप कैंसर सर्वाइवल भी हैं, तो सेहत के मामलात भी होते होंगे खराबी के, तो कैसे मैनेज करती हैं? अकेले जाती हैं या फिर साथ कोई जाता है आपके? नहीं, मैंने तो 10 साल मैं 7 इयर्स हो गया मैंने क्लियर किया हुआ है कैंसर, मेरा शुक्र है हो गया हुआ है क्लियर। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ये सच कोई ऐसा वो नहीं है, उसके बारे में कोई भी मसला नहीं है। तो मैं अकेली जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। पहले मेरी पोतियाँ। अच्छा निगहत साहिबा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी, स्नॉर्कलिंग, बैलूनिंग, जिप लाइनिंग, फिर आपने कैमल राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, इसके अलावा आपने स्विमिंग, पता नहीं क्या क्या जो है स्विमिंग थ्रिल आपने भरपूर किया है। फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि जी दिल होना चाहिए जवान, उम्र चकी रखे। तो इनमें से कौन सा एडवेंचर ऐसा है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? उससे रिलेटेड कोई आपके पास किस्सा ऐसा यादगार जो आप बताना चाहें? मुझे पता है स्विमिंग का शुरू से बहुत शौक था, स्विमिंग मुझे है, और ये स्नॉर्कलिंग, ये चीजें दोनों मुझे। खैर फ्लाइंग का भी बहुत शौक है, तो आसमान अल्लाह का भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि मुझे जो मजा आया ना वो पानी में, जब आप तैरते हो और आपने पानी को जब आप हाथ स्विम करते हो तो आप ऐसे लगता है कि आप अपने इमोशंस को उसके ऊपर वो कर रहे हो ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ऐसा कौन सा ख्वाब रह गया है जो आपने पूरा करना है? ये फ्लाइंग ही है, मैंने एयरप्लेन फ्लाई करना है। आप खुद जहाज उड़ाना चाह रही हैं? जी जी जी। क्या बात है, अगर ये इतने हौसले बुलंद होंगी तो इंशाल्लाह आप कर लेंगी। अच्छा, हमने सुना है आपके बारे में कि आप सोशल वर्क भी करती हैं, इस हवाले से बताइए। जी 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 जी, मैं ये हमारी अहमदाबाद की है हाउस मेकर्स की उसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं ब्लाइंड स्कूल की चेयरमैन भी हूँ, और मैं SOS विलेज जो मनसेरा ढोडियाल में है उसकी हॉस्टल की इंचार्ज भी हूँ। तो हम एजुकेशन पे और हेल्थ पे फोकस करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा जा रहा है ये सब जो है। तो निगहत साहिबा, आपने जितने ममालिक घूमे फिरे हैं, फिर जौन से एडवेंचर आपने किए, ये तो बड़ा महंगा शौक है, अच्छे खासे पैसे चाहिए इसके लिए। जी जी। वो कहाँ से अरेंज किया आपने? जी मैंने कुछ तो मेरी अपनी मैंने सेविंग की हुई थी, और कुछ मेरा जो है मेरे अपने भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहनों से बहुत निगहत साहिबा, आप जो लोग आप जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है और उम्रें भी उनकी ज्यादा हो चुकी हैं, तो लोग किस तरह से पूरी उम्मीद रह सकें? कौन कौन से एडवेंचर है जो किए जा सकते हैं? देखिए, आप ये पैसे जरूरी तो नहीं। अब देखिए पाकिस्तान में भी जिप लाइनिंग होती है, वो 200-300 में आपको
कर देते हैं। आप अगर एक आम गरीब आदमी करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो आम पूल में ना करें, स्विमिंग पूल में आप जाके किसी उसमें दरिया में, मतलब छोटे से पॉन्ड में भी कर सकते हैं। मतलब शौक ऐसी जी शौक ऐसी चीज है, वो अमीरी गरीबी नहीं देखता। वो मतलब ये है कि आप अच्छा निगत साहिबा, अभी जो हम जैसे जवान हैं जो ये सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, उनको क्या पैगाम देंगे आप? डरते हैं ख्वाबों नहीं, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। जब वो करना चाहे अभी से अपनी सेविंग करें आप। अभी तो अच्छा है कि बच्चियां सारी अर्न भी करती हैं। हमारे वक्त में तो जाहिर है, मैं तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी थी ग्रेड 17 की, सिर्फ 19 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब नहीं करने दी। तो वरना वो तो सेविंग इतनी होती है कि बंदा आराम से जा सकता है जहाँ भी। आप मेरे साथ जो बच्चियां जाती हैं सब ये अर्न भी करती हैं और फिर हम मेरे साथ जाके बहुत जबरदस्त, और आप मोटिवेशन है पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन दे रही हैं आप, के लिए भी कि इस चीज में भी आप चाहें तो सब हो सकता है। लेकिन आलम साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया है, शानदार एग्जांपल आपने सेट किया है और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बस ट्रिप पे चला जाऊं। और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी पैराग्लाइडिंग करूं, बैलूनिंग करूं और क्या था, और ब्रेक थी, और एक ब्रेक ले लेते हैं, ये करना पड़ेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे PSL 9 की। तो हर गुजरते दिन के साथ टॉप 4 में जगह बनाने की जंग तेज होती जा रही है। PSL 9 का 21वां मैच जिसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी हुए आमने सामने। आसाब शिकन मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने के कप्तान बाबर आजम की 64 रन की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए गए। ताहम जवाब में मुल्तान सुल्तान 200 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद और क्रिस जॉर्डन की धुआंधार बल्लेबाजी भी काम न आई। पेशावर ज़ल्मी 205 रन के हदफ का दिफा करने में कामयाब हो गया। प्लेऑफ में पहुंचने वाली मुल्तान सुल्तान की फतुहात को ब्रेक लग गई और पेशावर ज़ल्मी का प्लेऑफ मरहले में पहुंचने का इम्कान रोशन हो गया है। तो पॉइंट्स टेबल के मुताबिक मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, जबकि इस्लामाबाद पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। तो किंग्स के 4 पॉइंट, मगर अब इसके 4 मैचेस बाकी हैं। तो PSL 9 का 22वां मैच आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होने जा रहा है। ये मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। मुल्तान सुल्तान शिकस्त की वजह क्या लगी आपको? देखिए, एक टीम अगर लगातार मैचेस जीत रही हो, जिस तरह मुल्तान सुल्तान आपको पता है कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है, तो उसके लिए एक लिहाज से अच्छा है कि अगर उसने मैच आगे जाके प्लेऑफ में हारती तो शायद उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस मौके पर उसका हारना इस लिहाज से बेहतर है कि उसको भी पता चल गया कि हमारी क्या क्या खामियां हैं। फिर उस्मान खान जो उनके मेन बैट्समैन है, एक मैच में 96 किए, एक में लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, वो अवेलेबल नहीं है। वो अपनी को फैमिली कमिटमेंट की वजह से यूं ही गए हुए। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान के लिए ये हार एक लिहाज से अच्छी रही। लेकिन इस मौके पर अब ऐसा लग रहा है, अब जो आप मैच बता रही है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, अगर ये मैच कराची की टीम हारती है तो फिर तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स जो हैं ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगी और बाहर हो जाएंगी। और 4 टॉप टीमें जो हैं वो तकरीबन लोगों को पता चल जाएगा कि इन 4 टीमों के दरमियान ही प्लेऑफ होगा। लेकिन अच्छे मैचेस हो रहे हैं, खासतौर पर पिंडी में जिस तरह क्राउड आ रहा है और तमाशाई एंजॉय कर रहे हैं और मैच आखिरी ओवर तक जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज है कि हमारी लीग में तो बेहतरीन चीज है। भट्टी साहब, अब इफ्तिखार अहमद और क्रिस जॉर्डन ने धुआंधार बैटिंग की, इसके बावजूद हम देखते हैं कि जी सुल्तान अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। तो सुल्तान के बैटर ने कहाँ गलती की? मैच का टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगता है कि कौन सा था? मेरे ख्याल में मैच का टर्निंग पॉइंट वही लम्हा था जब आमिर जमाल ने मोहम्मद रिजवान को रन आउट किया। क्योंकि मोहम्मद रिजवान एंकर है इस पूरी टीम के। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देख लें, बाबर आजम रन करते हैं तो वो जीतते हैं। इसी तरह मोहम्मद रिजवान इनकी इनिंग्स अगर ऊपर से विकेट भी गिर जाए तो मोहम्मद रिजवान संभाला देते। लेकिन आमिर जमाल जिस तरह पिछले मैच में, हालांकि उनकी टीम हार गई, 87 रन बनाया। कल उन्होंने जबरदस्त फील्डिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की। बल्कि वो पिछले मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी रहे थे कि दुनिया का कोई प्लेयर हर मैच में
मैच perform नहीं विनिंग करता। परफॉर्मेंस नहीं दे बिल्कुल। सकता। लेकिन मेरा ख्याल जो टर्निंग पॉइंट था वो आमिर जमाल की जबरदस्त फील्डिंग थी कि उन्होंने खुद गेंद कराने के बाद गेंद उठाई और डायरेक्ट थ्रो से बाबर आजम को उसको मोहम्मद रिजवान को रन आउट किया। वहीं से मैच जो है वो टर्न कर गया। फिर 13 का रन रेट, 16 का रन रेट, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टीमों के लिए। ठीक है भट्टी साहब, बाबर आजम ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली, हमने देखा गुज़श्ता मैच वो जीत भी गए। बाबर आजम की कप्तानी पर फिर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, उन्हें कप्तानी छोड़ने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कप्तानी छोड़ देनी चाहिए उनको? देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो बाबर आजम के इसी जवाब को लिंक करते हुए थोड़ा सा मौजू को शिफ्ट करता हूँ। जी। कल पीएसएल में ही जो मोहसिन नकवी साहब हैं, पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ मुलाकात की जिसमें बाबर आजम भी मौजूद थे। आपको पता है कि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले कप्तानी से हटाया गया। जी। कल उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की जो भी टीम सिलेक्ट होगी वो मेरिट पे टीम सिलेक्ट होगी और हमारा क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मेरिट होगा। अब दोस्ती, यारी, पसंद नापसंद, ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान टीम में नहीं चलेंगी। जब बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान थे तो बार बार ये चीजें सामने आ रही थी कि बाबर आजम ने अपने दोस्त उस्मान कादिर को टीम में सिलेक्ट कर लिया या फला प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं आ सका। देखिए, पीसीबी चेयरमैन को बिल्कुल इन चीजों का इल्म है, ये बहुत अच्छी चीज है और इसका उन्होंने प्लेयर से इजहार कर दिया। ये भी एक बहुत मुनासिब बात है कि प्लेयरों को पता चल गया कि पीसीबी चेयरमैन नए हैं लेकिन उनको सारे क्रिकेट मामला से बाखबर वो रह रहे हैं। लेकिन उसकी पीसीबी ने जो वीडियो रिलीज की है और मीडिया में वो चीज कल सामने आई है, तो मेरे ख्याल में ये अगर बात कमरे के अंदर ही रहती है ना, बाज दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए। देखें, हमारी क्रिकेट जो है ये प्लेयर्स की वजह से। दूसरा, जो मोहसिन नकवी साहब ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स के जो माली मामला थे उन पे भी बात की। उन्होंने कहा कि आप पैसे जरूर कमाएं लेकिन आपकी पहली तरजीह पाकिस्तान क्रिकेट टीम होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो भी भट्टी साहब, अब मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहतरी का इम्कान है, और अगर है तो कितना है? देखिए, मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले पीसीबी ने एक वीडियो रिलीज की कि आज सुबह सवेरे वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए और उन्होंने देखा कि तमाशाइयों को जो सहूलतें दी जा रही हैं वो मुनासिब हैं या नहीं है। हमारे यहाँ इतने एक्टिव चेयरमैन हमने नहीं देखे। हमने माजी में देखा कि पीसीबी चेयरमैन पार्ट टाइम जॉब करते थे और वो 3-4 बजे पीसीबी हेडक्वार्टर आते थे, लेकिन अलग सुबह अगर पीसीबी चेयरमैन खुद ग्राउंड पे मौजूद हो। वो वजीर आला भी रह चुके हैं ना, तो शायद उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखें, वजीर आला भी हमारे यहाँ, आपको पता है कि कॉर्पोरेट वो जो रेड कारपेट का कल्चर है, वजीर आला भी हर जगह इतनी आसानी से नहीं जाते। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैंने यही देखा कि सुबह सवेरे किसी अंडरपास का दौरा कर रहे होते थे, कहीं अस्पतालों में मौजूद होते। तो ये अच्छा साइन है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले दिनों जिस तरह मुश्किल में रही, फिर एक और बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि 25 मार्च से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो तरबियती कैंप है वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकून में लगाया जाएगा, ताकि वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में जो पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दें। अगर आपको याद हो तो जी, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले वहाब रियाज और फिर जो डायरेक्टर पाकिस्तान टीम थे मोहम्मद हफीज, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बाबर आजम के दौर में और मिकी आर्थर जब डायरेक्टर क्रिकेट थे, हमें ये कहा गया, हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आप अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को रखें, फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये एक अच्छा फैसला किया है। मेरे ख्याल में फिटनेस जो है वो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए और प्लेयर्स को अगर वो भेज रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इदारे पे अब कितने की जिम्मेदारियां डालेंगे ये भी देखें ना आप। सारे काम इनके जिम्मे। अगर फिटनेस ना हो तो फिर बड़े कैच छूटते हैं, ये वाले मामलात भी होते रहते हैं। देखिए, फिटनेस जो है वो प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है और पहला मेरे ख्याल में जो क्राइटेरिया है वो फिटनेस ही होना चाहिए। तो पीसीबी चेयरमैन का इन मोटी मोटी बातों पर अगर उनकी नजर है तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स की स्पीड के तो शहबाज शरीफ भी मुतरफ है।
सर आज के मैच का हम जिक्र कर लेते हैं, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, किसका पलड़ा भारी लगता है? मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बेहतर टीम है, लेकिन कराची किंग्स पिछले मैच में कैरन पोलार्ड जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। आपको पता है कि मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग थी उसके लिए वो 5 दिन के लिए इंडिया चले गए थे। तो मेरे ख्याल में कैरन पोलार्ड की मौजूदगी, फिर शोएब मलिक और शान मसूद की परफॉर्मेंस जो है उसमें भी डिप आया है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें, जेम्स विंस उनके एक और फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। हसन अली जिनको वो लेकर आए, हसन अली भी अच्छा नहीं बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। मोहम्मद नवाज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कराची किंग्स की तरफ से। तो कराची किंग्स को अपनी बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे PSL पर तमाम सूरत हाल के हवाले से और खिलाड़ियों को और टीम्स को, और नए चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी जानिब से बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, बड़े मुतहरिक हैं, जो कि होना भी चाहिए, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।